हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट में आज हम जनरल स्टडीज़ 2 और जनरल स्टडीज़ 3 के कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं। ध्यान रहे, ये सेगमेंट ना सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम्स वालों के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कृपया इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं बैंक इंश्योरेंस और एसएससी वाले भी इसे ध्यान से सुने और इसके जो तथ्य हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होंगे, हम समय समय पर बताते जाएंगे। जहां हमें उचित लगेगा तो आप उसे नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, ये आप वादा कीजिए हमसे, ये करना पड़ेगा आपको, आपका टास्क है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज 2 के टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल। अब देखो भाई, राज्यपाल का जो टॉपिक होता है जनरली स्टैटिक अवेयरनेस के तहत कवर किया जाता है। पॉलिटी जो सेगमेंट होता है उसके तहत कवर होता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये जो है यहाँ पे कवर हो रहा है, पीआईबी सेगमेंट में कवर हो रहा है? सोचो। तो दोस्तों, इसका कारण यह है। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश जो है ना राज्य, उसकी राज्यपाल कौन है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है ना, उनको मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक, अच्छा जी, ओहो हो, आप लोगों में किसी ने सवाल भी उठा दिया, अरे एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कैसे बनाया जा सकता है? भाई कहाँ लिखा है, बता दो हमें। अरे 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 अरे, आप घबरा क्यों रहे हैं? हम अभी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, 1956 के 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ भाई, अब तो हमें छोड़ देंगे आप कि नहीं? अरे अरे अरे, 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? एसएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बताइए जी। हाँ, 7वां। ठीक है, ये टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम्स जो भी लोग देंगे सबके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए इसको। ठीक, चलिए यहां तक हम आ गए। अब नेक्स्ट है राज्यपाल की विशेष शक्तियां। ये क्यों जानना जरूरी है? आज के परिप्रेक्ष्य में आप कहेंगे किताबों में लिखा होता है, आपको जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ हाल में घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में सरकार बनी, कैसे एक कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन फिर बीजेपी की सरकार बनी, कैसे राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, एक घटना तो ये हुई। और आपको याद होगा 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी और काम नहीं कर पाई थी 49 दिनों में, अरे 49 दिन के बाद, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो लोग। तो क्या हुआ था, कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार इन्होंने छोड़ दी थी और उसके बाद राज्यपाल को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ गया था। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, तो चलिए इन्हीं सब घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम इनकी विशेष शक्तियां जान लेते हैं क्या क्या हैं। देखो, पहली है विधानसभा को भंग कर सकता है। भाई देखिए, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, उसके पास बहुमत कम है ना, बहुमत के आंकड़े को वो नहीं छू पा रहा है, तो उस स्थिति में तो विधानसभा को भंग करना पड़ेगा राज्यपाल को, है ना, कोई चारा ही नहीं है, तो ये कर सकता है। दूसरा, यदि राज्य में संवैधानिक मशीनरी ठीक से कार्य ना कर रही हो तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक, अब तीसरा, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा में सुरक्षित रख सकता है। मान लीजिए हम मणिपुर के सरकार हैं, मान लो, ठीक है, हमने एक बिल को पारित किया। अब आफ्टर इफेक्ट थोड़ा बहुत समझा होगा हमने अपने स्तर से, लेकिन जितना गहराई से हमें समझना चाहिए था उतनी गहराई से हमने नहीं समझा उस चीज़ को। राज्यपाल के साथ पास चले गए, अरे भाई साइन कर दीजिए, हमारा ये बिल है।
राज्यपाल ने कहा ना, आपकी बात कैसे मान लेंगे, पहले राष्ट्रपति की कॉन्सेंट ले लेने दीजिए तब हम साइन कर देंगे। हमने कहा करो भाई, ऐसे कैसे नहीं मानोगे। लेकिन राज्यपाल ने कहा नहीं, हम उनकी कॉन्सेंट लिए बिना या उनकी सहमति लिए बिना नहीं साइन करेंगे। तो उसको ऐसा अधिकार प्राप्त है, इसलिए वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी दल के स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में वह किसी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। किसी दल के स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में वह किसी को भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। देखो, हम आपको बताए थे कि 2013 में घटना हुई थी क्या, कि जो केजरीवाल जी की सरकार थी 49 दिन तक चली थी, उसके बाद इन्होंने सरकार छोड़ी थी और उसके बाद से दिल्ली की हालत क्या हो गई थी आप सभी जानते हैं, परिचित हैं इससे। ठीक है, तो राज्यपाल ने क्या किया था, उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया था। चलो भाई, जब तक चुनाव नहीं होता है ना, तब तक आप केयर करोगे ना भाई, केयर टेकर बने रहो आप, है ना। उस समय के उपराज्यपाल जो हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो थे नजीब जंग। और इस समय जो है वो कौन है? जी बिल्कुल ठीक, अनिल बैजल, बिल्कुल ठीक बोला। नेक्स्ट, राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। ठीक है, जैसे ममता बनर्जी के राज्य में आए दिन खटपट खटपट कुछ भी होता रहता है, तो जो जगदीप धनखड़ हैं वो तो बोलते ही रहते हैं ना ममता बनर्जी से, लेकिन वो तो अलग बात है कि वो बताएं ना बताएं, लेकिन होता रहता है ना ये। तो ये राज्यपाल की विशेष शक्तियों में से आता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा से पारित साधारण बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। देखो भाई, मान लीजिए हमारा एक बिल बना है, वीमेन राइट्स बिल। ठीक, विमेन राइट्स बिल में जो जो भी विमेन्स के लिए ज़रूरी बातें हैं वो हमने मेंशन कर दी उस समय के हिसाब से जब हमने बिल बनाया था। अच्छा, कोई घटना हो गई बड़ी सीरियस वाली, जैसे आप लोगों को दिल्ली की घटना याद होगी 16 दिसंबर को जो हुई थी। अब सन तो हमको सही में नहीं याद आ रहा है, नहीं तो हम आपको बता देते, है ना। तो उस टाइम पे मान लो उस चीज़ को देखते हुए एक हमने बिल बनाया, विमेन प्रोटेक्शन बिल। ठीक, और हमने राज्यपाल से कहा भाई आप साइन कर दीजिए इस पे। तो राज्यपाल ने बोला आपका बिल है विमेन राइट्स बिल, ये है ऑलरेडी, तो उसी में आप जोड़ दीजिए एक क्लॉज, आपको ये विमेन प्रोटेक्शन बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमने क्या कहा था, अरे ये भी रहने दीजिए, वो भी रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, एक ओवरलैप क्यों कर रहे हो यार, जितना कम कानून होगा उतना ही सही है ना। ठीक है, तो ये थी राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ। और इसी के साथ दोस्तों ये जो जनरल स्टडीज 2 का एक टॉपिक था वो खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक आ रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक, संदर्भ देख लीजिए। इस योजना के तहत अब तक 1.10 करोड़ घर तैयार किए जा चुके हैं। ये संदर्भ है। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस और जितने भी फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले एग्जाम्स होते हैं उसके लोग खास करके ये आंकड़े वाले क्वेश्चन लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम, एलिजिबिलिटी वाले छोड़ें, जो KVS, नवोदय, ये सब के एग्जाम्स देने वाले हैं, ऐसे लोग लिख लें, इस चीज़ को नोट डाउन करें। 1.10 करोड़ घर तैयार हो चुके हैं अब तक 2020 तक। ठीक है, रिसेंट का आंकड़ा है। संबंधित तथ्य देख लीजिए। पहला तो है इस योजना, ये योजना जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले इसको ध्यान रखेंगे, SSC वाले ध्यान रखेंगे, रेलवे वाले ध्यान रखेंगे, टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी वाले ध्यान रखेंगे, सारे के सारे लोग। इसके अलावा आप लोग जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में खास करके हम बता रहे हैं कि ये पूछा जा सकता है
कि ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ठीक, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन लिंक होता है। ठीक, अन्य जानकारियां, 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रख दिया गया है। ठीक, इस योजना का उद्देश्य कच्चे घर में रहने वाले लोगों को पक्का घर देना है। ठीक, ये जितने रेलवे वाले हैं, एसएससी वाले हैं, ये इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनेगा आपके लिए। और कब ऐसा किया गया? केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय के जितने लोग एग्जाम देंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कब इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके ये रखा गया था? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2016। याद रहेगी ये तारीख। आगे बढ़ा जाए तो लक्ष्य, इस योजना को जो उद्देश्य आपको पता चल गया। लक्ष्य ये है कि वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनवाए जाएंगे। कितना? 2.95 करोड़ घर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जो लोग हैं, ये आंकड़ा नोट करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अब कॉस्ट शेयरिंग जान लीजिए आप इसकी। प्लेन एरिया जो होता है ना, जिसको समतल क्षेत्र कहते हैं, वहां पे केंद्र सरकार देगी 60% और राज्य सरकार देगी 40% पैसा। ठीक, और जो पहाड़ी दुर्गम इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, इंटीरियर जो वैसे वाले, तो इसमें केंद्र सरकार देगी 90%, 90%, और स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जिसको बोला जाता है, वो देगी 10% यानी 10%। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, घर का आवंटन किस आधार पे होगा? मानक क्या होगा? स्टैंडर्ड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के 13 सूत्रों के आधार पे और ग्राम सभा के सत्यापन के आधार पे होगा। ठीक है, जो लोग ग्राम सभा से अपना वेरिफिकेशन कराए होंगे, एक तो उनका, और जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के 13 सूत्रीय जो मतलब पॉइंट्स हैं, उनके अंतर्गत आते होंगे, तो ऐसे लोगों को जो है घर मिल जाए। ठीक, ये मतलब है कहने का। ये बैंकिंग इंश्योरेंस, टीचर्स रिक्रूटमेंट वाले जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और इस तरह के एग्जाम्स देते हैं, उनके लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। हो, आप लोग कोरोना से अभी उबरे नहीं हैं और सोच रहे हैं कि ये फीवर भी हो सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पहले सुन तो लीजिए कि ये क्या है, तब जाके डरिएगा। अगर डरने जैसी कोई चीज नहीं हुई तो चलिए संदर्भ देखिए। असम के सुअर संबंधी उद्योग को कोरोना वायरस लॉकडाउन के साथ साथ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस बीमारी से असम के 17,000 तथा अरुणाचल प्रदेश के 4,500 सुअरों की जान गई। ठीक, तो ये संबंधित तथ्य है। अब सुअर की जान गई, इंसान की गई क्या? बताइए, नहीं गई ना? आप मत डरिए, लेकिन जानवरों के लिए सोचिए। आप तो जैसे कोई वैज्ञानिक है आप में से, वो वैक्सीन खोज सकता है, अपना जो इलाज है वो खुद करने की क्षमता रखता है, क्योंकि आपके पास जो है सोचने की शक्ति है, उसको उसका उपयोग करने की शक्ति है। लेकिन जानवरों के पास ये शक्ति है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए आप भगवान को धन्यवाद कहिएगा कि इंसान का जीवन आपको मिला है उनके बदौलत। ठीक है, अब क्योंकि इस सेगमेंट को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तथ्य देखिए, भारत पहली बार इस बीमारी की चपेट में आया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी प्रभावित देशों की सूची कुछ इस प्रकार है: चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार,
फिलीपींस, कोरिया और इंडोनेशिया। ठीक, अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संबंधित जानकारियां। पहली जानकारी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर अत्यंत घातक और संक्रामक पशु रोग है। यह एक प्रकार का रक्तस्रावी बुखार है। विशेष रूप से यह बुखार जंगली सुअरों को अपना शिकार बनाता है। ये हो गया पहला। नेक्स्ट, ये बीमारी सबसे पहले अफ्रीका में 1922 में पाई गई थी। रेलवे वाले, पता नहीं चलता है कि रेलवे वाले किस तरह के जीके के क्वेश्चन देने। अगर इस बीमारी के बारे में पूछ लिया गया ये लिंक करके, तो आपको ये याद रखना होगा किस साल ये बीमारी सबसे पहले पाई गई थी। चलिए, बिल्कुल ठीक है, 1922। नेक्स्ट, इसमें मृत्यु दर 100% के काफी करीब होती है। क्योंकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अतः इस बीमारी की रोकथाम के लिए संक्रमित पशु को मार डालना आवश्यक हो जाता है। देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, इसीलिए हम आपसे ये कह रहे थे जो आपने सुना था। ठीक है, नेक्स्ट, इस बीमारी से मानव का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह एक से दूसरे जानवर में फैलती है। ठीक है, अब ये टॉपिक भी दोस्तों खत्म हो गया। जनरल स्टडीज 3 पे आ गए हम। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट पे आ गए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है ये, जनरल स्टडीज 3 में आएगा ये। तो ये आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको लाने की? संदर्भ ये है कि आरबीआई ने ये घोषणा की है कि वो श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब ये इस तरह से समझिए कि दो देश जिनके मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हो और वे मिलकर अपनी ही मुद्रा के जरिए व्यापार करें, तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, दो देश क्या कर रहे हैं? व्यापार। ठीक, तो व्यापार के लिए ना, व्यापार, आयात निर्यात, इन सब के लिए दोस्तों क्या करते हैं जो देश हैं, वो एक तीसरी मुद्रा का सहारा लेते हैं। सबसे अधिक सहारा किसका लिया जाता है? अमेरिकन डॉलर का। लेकिन जब श्रीलंका और भारत का व्यापार हो रहा है यहाँ पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत, तो यहाँ पे अपनी अपनी मुद्रा को आधार बना के किया जाएगा व्यापार और आयात निर्यात। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, इसके तहत दो देश किसी तीसरी मुद्रा को लाए बिना निर्धारित दर पर आयात और निर्यात के साथ साथ व्यापारिक भुगतान भी करते हैं। ठीक, अब ये समझौता जो हुआ है उसका क्या महत्व है, ये ध्यान दीजिएगा। पहला है, ये समझौता भारतीय बाजारों में विश्वास बढ़ाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये समझौता दोनों देशों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। ठीक, तीसरा, विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुंचने के दौरान भारतीय वित्तीय संस्थाओं के पास पूंजी की लागत में जो कमी होगी, उन्हें पूरा करने में ये समझौता अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। चौथा भाई, भारत में विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजार में स्थिरता लाने में ये समझौता अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो आप मतलब इसको हूबहू आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो यूपीएससी वाले हैं खास करके हम उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ना इस पर शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखने को आ जाएगी ना, तो आप हूबहू ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। त्यानविन वन। त्यानविन वन क्या है? देखो संदर्भ देखो, 22 जुलाई 2020 को चीन द्वारा पहला मंगल मिशन शुरू किया गया, जिसे त्यानविन वन कहा गया। ठीक है, ये जो चीन का मंगल मिशन है उसको किस नाम से जाना जाता है? त्यानविन वन। ठीक, रेलवे एसएससी नोट कर लीजिए, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के, नवोदय केंद्रीय विद्यालय और जो स्टेट वाले लोग हैं भाई,
अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं और इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, इंग्लिश में इनके लिए पूछा जाता है। खैर, उनको आप लोग बता सकते हैं, ये नोट कर लेंगे, वहाँ पे पूछा जा सकता है ये। ठीक। मिशन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान से सुनिएगा। पहला, इस मिशन को तियानवेन वन के अतिरिक्त हुक्सिंग वन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। तीसरा, इस मिशन को चीन के जिनचांग से एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। चौथा, तियानवेन वन फरवरी 2021 में लाल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। अच्छा, लाल ग्रह, किस ग्रह को? एसएससी, रेलवे, टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी के सारे ही लोग जो भी एग्जाम्स ऐसे देते हैं, नोट करें, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? कम ऑन, आप बता लेंगे, मार्स या मंगल। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट, यदि ये मिशन सफल रहा तो यूएसए और रूस के बाद चीन मंगल ग्रह पर उतरने वाला तीसरा देश बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य देखो कौन कौन से हैं। अगर टिप्पणी आ गई यूपीएससी वाले तो आप यहां से लेकर के आराम से लिख सकते हैं। तो पहला है मंगल का भूगर्भीय नक्शा बनाना। दूसरा उद्देश्य, मंगल ग्रह की मिट्टी की विशेषताओं का पता लगाने के साथ साथ उस ग्रह पर जल है या नहीं इस बात की पुष्टि करना। तीसरा, मंगल ग्रह की सतही सामग्री की संरचना का विश्लेषण करना। चौथा, मंगल ग्रह के सतही वातावरण और जलवायु की जांच करना। पांचवा, ग्रह के विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के संबंध में जानकारी जुटाना। ठीक। चलिए, अब हमने जो जनरल स्टडीज 3 के टॉपिक्स थे वो कवर किए हैं। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पीआईबी सेगमेंट पे, प्री एग्जाम्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स से रिलेटेड तथ्य हैं। देखो, इंडिया आइडियाज समिट 2020 का थीम क्या था? इंडिया आइडिया समिट 2020 का थीम यूपीएससी के अलावा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स वाले, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स वाले जो देंगे, ठीक है, रेलवे, एसएससी एग्जाम्स वाले, लिख लें ये सारा कि ये जो इंडिया आइडिया बिजनेस समिट है इसका थीम क्या था? बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। क्या था? बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। सवाल दूसरा ये उठता है कि ये शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका आंसर होगा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। किसके द्वारा? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। अब देखो, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है ना, उसकी 45वीं ये वर्षगांठ है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई है वो 1975 में हुई है। ठीक, इसलिए नेक्स्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ये किस वर्ष हुई थी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना? 1920 में हुई थी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी असहयोग आंदोलन 1920 की एक घटना याद कर लीजिए, हिस्टोरिक कोई जो आपको सबसे ज़्यादा याद है, जिसमें आप भूल ही नहीं सकते हैं कि ये 1920 में हुई थी, वो घटना याद कर लीजिए और रेड क्रॉस सोसाइटी को उसी से लिंक कर दीजिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एसएससी, रेलवे, टीचर्स रिक्रूटमेंट वाले ये लोग खास करके ध्यान रखेंगे इसका। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखें कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, आपको पता है कि एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस। ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं?
चेयरमैन जिसे को बोलते हैं वो कौन होते हैं? स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। ठीक है, अब स्वास्थ्य मंत्री तो चेयरमैन हो गया, लेकिन चेयरमैन के अलावा जो अदर मेंबर होते हैं 5 मेंबर्स, उनका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जो 12 सदस्य बाकी रेड क्रॉस वाले होते हैं उनका चुनाव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है ना, तो उनके द्वारा किया जाता है अन्य 12 सदस्यों का चुनाव। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी के बाद ये हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सेगमेंट यहीं पे होता है खत्म। आपके लिए किसी भी परिस्थिति में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का टॉपिक ज़रूर लाया जाएगा, चाहे हमें 3 ही टॉपिक्स क्यों ना कवर करना पड़े, लेकिन हम आपके लिए ऐसा सेगमेंट रोज़ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।